गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, आचार्य राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता की अवधारणा। प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता की अवधारणा क्या है, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट की कंसेप्ट क्या है और उस कंसेप्ट को के पक्ष में जो लोग हैं वो क्या तर्क देते हैं, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो विद्वान प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा से सहमत नहीं है और इसका विरोध करते हैं, इसके विपक्ष में हैं, वो इसका विरोध क्यों करते हैं, क्या कारण है, इस अवधारणा के विपक्ष में वो क्या तर्क देते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो तर्क देते हैं वो है उद्देश्यों की भिन्नता। इस विचारधारा का विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि सभी संगठनों के उद्देश्य समान नहीं होते हैं। कुछ संगठन आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं तो कुछ संगठन सामाजिक, राजनीतिक आदि उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। ये विद्वान ये कहते हैं कि इन सभी संगठनों के प्रबंध में समान प्रकार के सिद्धांत और तकनीकें नहीं अपनाई जा सकती। पीटर ड्रकर भी अपना तर्क देते हुए लिखते हैं कि व्यावसायिक उद्देश्य वाले उपकरण के प्रबंध के ज्ञान, चातुर्य और दक्षता को गैर व्यावसायिक उपकरण में उसी रूप में उपयोग नहीं लाया जा सकता। दूसरा जो तर्क देते हैं वो है विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की भिन्नताएं। आज अर्थव्यवस्था में अनेक क्षेत्र हैं। सरकारी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इस दृष्टि से भी विद्वान ये कहते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों को सरकारी, निजी, सहकारी और संयुक्त क्षेत्र में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट सेक्टर के प्रबंधक अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए कई तरह की सुविधाएं या अन्य लाभ दे सकते हैं, जो कि सरकारी क्षेत्र में सरकारी नियमों के बने होने के कारण देना संभव नहीं होता है। इसलिए वो कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के प्रबंधक सरकारी नियमों और नीतियों के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। अतः प्रबंध की सार्वभौमिकता पर भी इसका प्रभाव पड़ता रहता है। संगठनों का आकार भी प्रबंध की सार्वभौमिकता में आड़े आता है। भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन हमें देखने को मिलते हैं। सभी प्रकार के संगठनों के प्रबंधकों में समान प्रकार की योग्यताएं हों, ये जरूरी नहीं है। हेनरी फेयोल ने भी इस बात को स्वीकार किया कि छोटे संगठनों में तकनीकी योग्यता वाले प्रबंधकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जबकि बड़े संगठनों में प्रबंध की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। इसलिए संगठनों का आकार भी प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा को चुनौती देता है। तकनीक एवं कार्यों की भिन्नता। प्रत्येक संगठन में अपनाई जाने वाली तकनीकें अलग अलग होती हैं। प्रत्येक संगठन में के कार्य प्रणाली भी अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रबंधकों के निर्णय एवं कार्य प्रणाली भी इसके कारण से प्रभावित होती है। अतः विद्वानों का तर्क है कि तकनीक में भिन्नताओं के कारण एक संगठन के प्रबंधकों को दूसरे संगठन में ट्रांसफर करना मुश्किल काम है, कठिन काम है। अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर में भी भिन्नताएं हैं। अर्थव्यवस्थाएं भी कई तरह की हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था है।
अतः विद्वानों का कहना है कि सभी देशों के लिए समान प्रबंधकीय सिद्धांतों को अपनाना संभव नहीं है। जो विकसित देश हैं वहाँ पर अलग तरह की योग्यता वाले प्रबंधकों की जरूरत पड़ती है, जो विकासशील देश हैं वहाँ पर अलग तरह की योग्यता वाले प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। सांस्कृतिक भिन्नताएं भी हैं। प्रबंध के सिद्धांत सभी तरह की संस्कृतियों में समान रूप से लागू नहीं होते। प्रबंध के विद्वानों का कहना है कि प्रबंध के सिद्धांत सांस्कृतिक सीमाओं से बंधे हुए होते हैं। जो सिद्धांत एवं विचारधारा एक देश की संस्कृति में उपयुक्त और उपयोगी हो सकती है, वही सिद्धांत और विचारधाराएं दूसरे देश की संस्कृति में उपयोगी साबित हों ये जरूरी नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जिसके कारण से प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा का कुछ विद्वान जो है वो विरोध करते हैं और वो उसके विपक्ष में अपनी बात रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।